एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 12 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं और शादी के लायक भी हो गई थीं। तभी राजा को एक बात पता चलती है कि उसकी सारी बेटियां रात भर नाचती हैं, मगर कहाँ और कैसे ये किसी को नहीं पता था। राजा बहुत कोशिश करता है, मगर पता नहीं लगा पाता। राजा थक हार के ऐलान करता है कि जो कोई भी यह राज का पता लगाएगा वह अपनी मनपसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है। अगर वह इस बात का पता 2 दिन में नहीं लगा पाया तो वो सजा का हकदार होगा। यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार आया और बोला, राजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस राज का पता लगा सकता हूँ? राजा उसका स्वागत करता है और उसे राज का पता लगाने की अनुमति दे देता है। रात के भोजन के बाद राजकुमार अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में ही था, ताकि वो उन पे नजर रख सके। राजकुमार उन पे लगातार नजर बनाए हुए था। तभी एक राजकुमारी उसके कमरे में आती है और उसे शरबत पीने को देती है। राजकुमार शरबत पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसका सर घूमने लगता है। वो सो जाता है। सुबह वो उठता है तो देखता है कि राजकुमारियां नाच के वापस आ गई हैं। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। लेकिन वो राज का पता नहीं लगा पाता। राजा ने भी उस पर दया नहीं दिखाई और उसे कारावास में भेजने का आदेश दे दिया। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, मगर राजा सबको कारावास में भेज देता है। कुछ दिनों बाद एक सैनिक राजमहल की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। वह बहुत सारा सामान लेके जा रहा था। वो सैनिक उसकी मदद करता है। और उसे उसके घर छोड़ देता है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर के राजमहल जा रहा हूँ। राजकुमारियों के नाच का पता लगाने? हाँ। बेटा, बस तुम शरबत मत पीना जो राजकुमारियां तुम्हें देंगी। और ये लो जादुई चादर, इसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे बेटा। सैनिक वह चादर लेके महल की तरफ बढ़ता है। रात के भोजन के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जो कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में होता है। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी राजकुमारी उसके कमरे में आती है। ये शरबत आपके लिए हमारी तरफ से। जी राजकुमारी। सैनिक वो शरबत पी लेता है, मगर निगलता नहीं है।
और सोने का नाटक करता है। राजकुमारी खुश होके वहाँ से चली जाती है। चलो अब हम नाच के लिए चल सकते हैं। राजकुमारी अपने पलंग को धक्का देती है तो एक सुरंग दिखाई देती है। सभी राजकुमारियां उस सुरंग के अंदर जाती हैं। सैनिक ये सब देख लेता है। और चादर पहन के उनके पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद एक नदी आती है। सैनिक देखता है कि वहाँ 12 नावों में 12 राजकुमार राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारियां एक एक करके अपनी अपनी नाव में बैठती हैं और राजकुमार नाव चलाना शुरू करते हैं। सैनिक भी एक नाव में बैठ जाता है। अरे आज नाव कुछ ज्यादा भारी लग रही है। थोड़ी देर बाद एक महल आता है। सब लोग महल के अंदर जाते हैं। और राजकुमारियां अपने अपने राजकुमारों के साथ नाच करती हैं। सैनिक ये सब देख रहा होता है। पूरी रात नाच चलता है। फिर सब महल के बाहर निकलते हैं। और वापस नाव में बैठते हैं। और राजकुमार राजकुमारियों को नदी के किनारे छोड़ देता है। राजकुमारियां सुरंग से अपने कमरे में वापस पहुंच जाती हैं। सैनिक भी अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह सैनिक को राज दरबार में बुलाया जाता है। सैनिक राजा को सब कुछ बता देता है। राजा राजकुमारियों को बुलवाता है। क्या यह सैनिक सच बोल रहा है? हाँ पिताजी। राजा मुस्कुराता है और सैनिक से पूछता है, तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? सबसे बड़ी राजकुमारी से। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा देता है। रात के 9 बज गए हैं। अब तक ये लड़की घर नहीं आई। आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। शांत हो जाओ, आ जाएगी। वैसे भी आज उसका फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन है। आग लगे उस कंपटीशन को। लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या? ऐसे आधे आधे कपड़े पहनना, रात होने तक घर के बाहर रहना। अरे किस सदी में जी रही हो? आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, वो अपना ख्याल रख सकती हैं। हाँ हाँ, सब दुनिया वाले बोलने लगेंगे ना, तब समझेगा। मेरी तो सुननी ही नहीं है तुम बाप बेटी को। बस तभी ईशा घर लौटी। कपिल ने उसे आंख मारी और फिर अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। ये कोई टाइम है घर आने का? कल से ये सब नहीं चलेगा। अब जाओ अपने कमरे में। और इससे पहले कि कविता ईशा पर बरसती, ईशा अपने कमरे में जा चुकी थी। इसी तरह
हर वक्त ईशा के पापा उसे मम्मी की डांट से बचा लेते थे। कुछ महीने बाद कविता ने ईशा के लिए एक रिश्ता ढूंढा। ईशा शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं पता, इतना अच्छा रिश्ता फिर तुझे नहीं मिलेगा। मैं बोल रही हूँ, बस तेरी शादी तय है। मुझे नहीं करनी है शादी माँ, मेरे लिए मेरा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कविता और ईशा शादी को लेकर झगड़ ही रहे थे कि कपिल ऑफिस से लौटा। देखिए ना पापा, माँ मेरी शादी करने की जिद कर रही है। जिद? 25 साल की हो गई है, रिश्तेदार ताने मारने लगे हैं। जिद ना करूं तो क्या करूं? लेकिन पापा, मुझे फैशन डिजाइनिंग में मेरा करियर बनाना है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप तो जानते हैं ना मेरा करियर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आग लगे तेरे करियर को। लड़कियों का काम शादी करके अपने पति के करियर को बनाना होता है, ना कि अपने। पापा समझाओ ना माँ को। कविता, अब बच्ची का मन नहीं है तो जबरदस्ती शादी के पीछे क्यों लगी हो? मन नहीं है का क्या मतलब? 25 साल की हो गई है घोड़ी। इसके बाद अगर रिश्ता नहीं आया तो जिंदगी भर पालना पड़ेगा इसे। मेरी बेटी है, मैं पाल लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। उसे अभी शादी नहीं करनी तो तुम जबरदस्ती मत करो। अब जाओ, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लगी है। कविता गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई और ईशा ने अपने पापा को हग किया। I love you पापा। I love you too। ईशा ने अपने करियर पे कंसंट्रेट किया। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके डिजाइनिंग करती रही और उसके पापा उससे सपोर्ट किया करते थे। पापा, कल मेरा कंपटीशन है। आई होप मेरी डिजाइन सेलेक्ट हो जाए। जरूर होगी, डोंट वरी। अगले 1 साल तक ईशा अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेती रही और 1 साल बाद उसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आई और लिखा था बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर, जो देखकर कपिल का सीना चौड़ा हो गया। उस रात कपिल और कविता बेसब्री से टीवी के सामने बैठे थे क्योंकि उनकी लाडली आज टीवी पर आने वाली थी। तो आपके सामने है ईशा कपिल रॉय, बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर। तो ईशा, आप सिर्फ 26 साल की हैं और आपने बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का टाइटल हासिल किया है। क्या आप हमें इसका राज बताएंगी? राज मेरे पापा हैं। वो मेरे सपोर्ट सिस्टम हैं। मेरे हर डिसीजन में उन्होंने मेरा साथ दिया और आज अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती। उन्होंने मेरे ड्रीम्स के लिए दुनिया की फिक्र नहीं की। He is the bravest man I have ever met. I love you, पापा। I love you too। आज कपिल की आंखों में खुशी के आंसू हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखा। कपिल की तरह हर पापा अपने बच्चों के लिए स्पेशल होते हैं, उनके आइडल्स। आज फादर्स डे पर हम कपिल जैसे हर फादर को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हैप्पी फादर्स डे। कनकपुर में रवीश नाम का एक युवा था जो खुद छाते बनाकर बेचता था। रवीश के छाते बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होते थे, इसीलिए लोगों में उसकी डिमांड थी। कुछ ही सालों में रवीश की वो छोटी सी दुकान एक बहुत बड़े कारखाने में बदल गई। अब रवीश के कारखाने में बहुत से लोग काम किया करते थे। बरसात के सीजन में तो कारखाने में दिन रात काम होता था, इतनी डिमांड थी। धीरे धीरे रवीश ने छातों के साथ साथ रेनकोट्स भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी भी अच्छी खासी डिमांड थी। एक बरसात के सीजन में रवीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बीच पर गया था। वहाँ उसने देखा कि हवा की वजह से वो छाते में भी भीग रहे थे। उसने अपना छाता बंद कर दिया और रेनकोट पहनने लगा। बेटा, तुम भी रेनकोट पहन लो,
वरना भीग कर बीमार पड़ जाओगी। नहीं पापा, मुझे रेनकोट्स पसंद नहीं। कितनी गर्मी होती है रेनकोट में। गर्मी तो होती है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है सूखे रहने का। पापा, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाते हो जो बारिश से भी बचाए और रेनकोट की तरह बदन को चिपके भी ना? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही बनाऊंगा। रवीश ने भी रेनकोट उतार दिया और अपनी बेटी के साथ बरसात में भीगने लगा। अगले दिन जब रवीश अपने कारखाने पर गया तो उसे पायल की बात याद आ गई। अरे नितिन, पायल की अलग फरमाइश है। उसे कार्टून वाला छाता या रेनकोट चाहिए होगा, है ना? नहीं यार, ना उसे छाता चाहिए ना रेनकोट। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो बारिश से भी बचाए और रेनकोट की तरह चिपके नहीं। ऐसी कौन सी चीज है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रवीश और नितिन दोनों सोच में डूब गए कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज बनाए। ये तो बहुत मुश्किल है सोचना। मुश्किल तो है, पर हो सकता है कि हम कुछ नया बना पाएं। अगले कई दिनों तक रवीश और नितिन अलग अलग चीजों को डिजाइन करने लगे। नहीं यार, एक भी सही नहीं लग रहा है। एक दिन रवीश और नितिन दोनों एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। अचानक बारिश आ गई और फिर टपरी वाले ने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टपरी के सामने डाल दी। वो प्लास्टिक देखकर रवीश को कुछ क्लिक हुआ। दोनों उठकर तुरंत अपने कारखाने लौट गए। मुझे एक छोटा छाता चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, अभी लाया। नितिन ने रवीश को वो चीज दी। रवीश ने प्लास्टिक को कट किया और छाते की साइड्स में लगा दिया। काफी देर तक उन चीजों पे काम करने के बाद रवीश ने छाता खोल कर दिखाया। ये देख, अरे वाह, ये तो 2 in 1 है। छाता भी और रेनकोट भी। इसमें तो भीगने का चांस ही नहीं और बदन को चिपकेगा भी नहीं। रवीश ने वो छाता पायल को दिया। पायल बहुत खुश हो गई। रवीश ने इस छाते का प्रोडक्शन चालू किया और जल्द ही मार्केट में इसकी भी डिमांड बढ़ गई। रवीश के इन्वेंशन को टीवी में मैजिकल अम्ब्रेला का नाम दिया गया। इस मैजिकल अम्ब्रेला के इन्वेंशन के बाद रवीश का वो कारखाना अब एक बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। इस तरह रवीश ने एक बरसात के प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया।